हाँ तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड। जो एनालिसिस करते हैं उन मेथड्स की क्या क्वालिफिकेशन है। एनालिटिकल केमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो दो भागों में विभाजित की जा सकती है, क्वालिटेटिव गुणात्मक एंड क्वांटिटेटिव संख्यात्मक। क्वालिटेटिव में क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिटरमिन्ड, क्वालिटी की सब्सटेंस में या मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स सैंपल की मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है। इन अदर वर्ड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस की पहचान की जाती है कि इसमें कार्बोनेट है, एसीटेट है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, या एलिमेंट ऑक्स कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। तो क्वालिटी को बताता है सब्सटेंस की कि इसमें क्या प्रेजेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस में। दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कि वो जो कंपोनेंट है, वो जो एलिमेंट है, यानी कि सल्फर है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, कोई भी है, कॉपर है, निकिल है, जो क्वालिटेटिव है वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कुल मिलाकर के केमिकल एनालिसिस ये बताती है कि मैटर का, मिक्सचर का, कंपाउंड का या सब्सटेंस का कंपोजिशन क्या है, कि क्या चीज है और कितनी है। तो ये एनालिटिकल मेथड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस एंड मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस। क्लासिकल मेथड में क्या होता है, पहला होता है आइडेंटिफिकेशन मेथड, जिसमें ये पता लगाया जाता है कि हमारे सैंपल में क्या क्या एलिमेंट हैं, कि नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, या कंपोनेंट हैं, कि कार्बोजिलिक ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है। तो क्वालिटी का पता लगता आता है। क्वांटिटेटिव में क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड में वॉल्यूम निकाला जाता है। वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम किसका निकाला जाता है, या तो वॉल्यूम निकाला जाता है कि रिएजेंट कंज्यूम्ड का, या रिएक्शन करने के लिए, कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए जो रिएजेंट है उसका वॉल्यूम निकाला जाता है, या जो है रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड मिलता है उसका मास निकाला जाता है, वो ग्रेविमेट्रिक। ग्रेविमेट्रिक ग्रेविटी मतलब मास निकाला जाता है किसका, रिएक्शन के बाद जो हमारा सब्सटेंस मिलता है। तो क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी निकाली जाती है किस टर्म्स में, वॉल्यूम में। वॉल्यूम किसका, जो रिएक्शन कराने के लिए रिएजेंट का वॉल्यूम यूज हुआ, या रिएक्शन करने के बाद, तो ये वॉल्यूमेट्रिक में आता है। और रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड या सब्सटेंस उसका मास मेजर कराया जाता है, प्रोडक्ट का मास मेजर किया जाता है, ये ग्रेविमेट्रिक में आता है। तो ये क्लासिकल मेथड थे। तो क्लासिकल मेथड में क्वालिटेटिव में ये पता लग जाता था कि क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव में ये है कि रिएक्शन करा करके रिएजेंट के द्वारा रिएजेंट की वॉल्यूम निकाला जाता है कि कितने वॉल्यूम रिएक्शन कंप्लीट करने में लगेगा, ये वॉल्यूमेट्रिक कहलाती है। और ग्रेविमेट्रिक में ग्रेविटी यानी कि मास निकाला जाता है किसका, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंस मिला है उसका मास। तो लेकिन क्लासिकल मेथड में कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या है कि ये लेस सेंसिटिव है, और दूसरी बात ये है कि बहुत कम मात्रा यानी 0.01 ग्राम या 0.01 ग्राम से कम अमाउंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है सैंपल के लिए। दूसरी बात कि ये जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम इंडिकेटर यूज करते हैं जो
बताते हैं कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, रिएजेंट मिलाने पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये इंडिकेटर बताते हैं। उनमें कलर चेंज होता है, जैसा कि आपने देखा हो कि जो फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें जो है KMnO4 मिलाते हैं, तो KMnO4 का कलर जो है पहले डिस्चार्ज होता रहता है, जब एंड पॉइंट होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वो KMnO4 का कलर पिंक आ जाता है। इसमें ये सेल्फ इंडिकेटर होता है KMnO4। क्या था है, कॉनिकल फ्लास्क में हम फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं और जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में हम KMnO4 लेते हैं। KMnO4 वायलेट कलर का होता है और जब तक वो क्रिया कंप्लीट नहीं करता KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होता रहता है। जब कंप्लीट हो जाती है उसी क्षण ये एक बूंद मिलते ही KMnO4 अपना कलर सॉल्यूशन में दे देता है जो कि पिंक होता है। तो ये तो सेल्फ इंडिकेटर काम करता है। दूसरा ये है कि HCl जो है, HCl का अगर हम स्ट्रेंथ निकालते हैं तो HCl को क्रिया कराते हैं NaOH से, तो होता यह है कि HCl में फिनोल्फिलीन इंडिकेटर डालते हैं तो वो एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस होता है, और ब्यूरेट से जब हम धीरे धीरे NaOH मिलाते हैं तो वो जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज होता है HCl NaOH से, तो एक बूंद मिलने के तुरंत बाद NaOH की पिंक कलर आ जाता है फिनोल्फिलीन का, क्योंकि फिनोल्फिलीन बेसिक मीडियम में वो बेसिक मीडियम में पिंक कलर देती है। एसिडिक मीडियम जब तक HCl में प्रेजेंट था फिनोल्फिलीन, तो वो कलरलेस थी। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जहाँ इंडिकेटर यूज होते हैं, अब ये तो जो कलरलेस है HCl या KMnO4 का टाइटेशन से कराया जब फेरस अमोनियम सल्फेट, तो फेरस अमोनियम सल्फेट कलरलेस था। लेकिन जहाँ कलर्ड सॉल्यूशन होते हैं वहाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि इंडिकेटर किस तरीके से हम यूज करें। तो क्लासिकल मेथड जो है ग्रेविमेट्रिक, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती हैं, ग्रेविमेट्रिक या वो मॉल्यूमेट्रिक में। तो इन कमियों को, इन लिमिटेशंस क्लासिकल मेथड की कमियों को दूर करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री मेक्स यूज दी इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इन कमियों को दूर करने के लिए मॉडर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हम कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड होती हैं, उनको मेजर करते हैं। जैसा कि अब HCl और NaOH का टाइटेशन की बात करें तो HCl NaOH के टाइटेशन में जब HCl में H आयन की वजह से कंडक्टिविटी होती है, ठीक, और जैसे जैसे हम NaOH मिलाते रहते हैं तो H आयन जो है वो कंज्यूम होकर के OH आयन से, NaOH के OH आयन से वाटर बना लेते हैं। तो H आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, और कम होती है तो हमारे H आयन की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से कंडक्टिविटी भी कम होती चली जाती है। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो H आयन है HCl में, वो इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक, और हम कंडक्टिविटी मीटर से, कंडक्टिविटी मीटर से उसकी कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मीटर इंस्ट्रूमेंट से जो है मेजर करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके हमारा वो जो इंडिकेटर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। दूसरी बात यह है कि मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक में जैसे हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो इसमें एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं और फास्ट आते हैं, यहाँ टाइम भी बचता है। तो ये क्लासिकल जो मेथड है और मॉडर्न एनालिटिकल मेथड हैं, इनमें ये अंतर है कि मॉडर्न में क्या करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से फिजिकल प्रॉपर्टीज निकालते हैं जो कैरेक्टरिस्टिकली जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। यानी कि
एच आयन की कंसंट्रेशन जो हमारी जितनी ज़्यादा है उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, वो कंडक्टिविटी मीटर तुरंत का तुरंत निकाल देता है और एक्यूरेट निकाल देता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ कंडक्टिविटी है जो एच आयन की कंसंट्रेशन को बताती है। तो इससे यहाँ हमारा एक्यूरेट भी होता है मेथड और ये फास्ट भी होता है। अब बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस के आधार पर एनालिटिकल मेथड 3 भागों में विभाजित करा जाता है, केमिकल मेथड, फिजिको-केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में एनालिटिकल केमिकल रिएक्शन का रोल होता है कि केमिकल रिएक्शन कराई जाती है। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन मेथड। आइडेंटिफिकेशन मेथड में रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जो एक्सटर्नल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल, जब कार्बोनेट का टेस्ट करते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ वो बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है। नाइट्रेट में जो है डाइल्यूट H2SO4 के साथ नाइट्राइट जो होता है वो भूरे रंग की गैस देता है। और जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में तो वाइट प्रेसिपिटेट निकल करके आता है। जैसा कि वो कॉपर सल्फेट में हम अमोनिया सॉल्यूशन बनाते हैं तो ब्लू कलर का टेट्राएमीन क्यूप्रिक सल्फेट बनता है जो कि हमारी जो कॉपर की प्रेजेंस को शो करता है। तो कुल मिलाकर के आइडेंटिफिकेशन केमिकल मेथड में जो है केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो रिएक्शन जो है एक्सटर्नल इफेक्ट प्रोड्यूस करके ये बताती है कि हमारा कार्बोनेट है, नाइट्राइट है, सल्फाइड है, सल्फाइट है या नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे उसमें, या क्लोरीन प्रेजेंट है या क्लोराइड प्रेजेंट है या अमोनियम प्रेजेंट है। तो ये केमिकल मेथड में आइडेंटिफिकेशन मेथड जो है ये क्वालिटेटिव मेथड इस प्रकार होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो है केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्वांटिटेटिव मेथड में कैसे कि ये जो है जो हमारा अमाउंट मेजर करते हैं रिएक्शन प्रोडक्ट का या रिएजेंट कंज्यूम्ड जो है कितना हुआ रिएक्शन कराने में। जैसा हमने पहले बताया कि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए रिएजेंट की कितनी आवश्यकता पड़ी वॉल्यूम में, वो वॉल्यूमेट्रिक, और जो हमारी रिएक्शन जो हमारा जो सैंपल है उसके साथ जो रिएक्शन करा करके जो प्रोडक्ट बना उसी के करस्पॉन्ड जो प्रोडक्ट बना उसकी मास जो है निकालते हैं ग्रेविमेट्रिक में। तो ये जो है इनमें रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है केमिकल मेथड में। अब आता है फिजिको-केमिकल मेथड। फिजिको-केमिकल यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ बदलती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ बदलती है। तो इसमें ड्यूरिंग द कोर्स फिजिकल पैरामीटर जो कि हमारे केमिकल सिस्टम की नेचर से डिपेंड करते हैं वो वेरी कर जाती है। जैसे कि बात करें HCl, बात करें कि HCl और NaOH का टाइट्रेशन करते हैं तो HCl NaOH का टाइट्रेशन करते हैं तो यहाँ पानी और ये Na+Cl होता है। तो यहाँ जो होती है कंडक्टिविटी ये H आयन की, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड है, H आयन की वजह से होती है। जैसे जैसे ब्यूरेट से NaOH मिलाते रहते हैं ये H आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। H आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो जब रिएक्शन करा रहे हैं जैसे जैसे H आयन कंज्यूम हो रहा है ऐसे ऐसे H आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो कंडक्टिविटी भी कम हो रही है। तो ऐसे ही पोटेंशियोमीटर में जैसे जैसे रिएक्शन होती है वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी, पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में इतना फर्क है कि मास डेंसिटी भारीपन को इंडिकेट करती है, ऑप्टिकल डेंसिटी धुंधलेपन को इंडिकेट करती है।
अब हम पानी की बात करें और मिट्टी के तेल की बात करें, तो यहाँ जो पानी भारी है मिट्टी के तेल से, तो यहाँ इसकी मास डेंसिटी पानी की ज़्यादा है मिट्टी के तेल से। अब बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी धुंधलापन होता है। अब पानी तो बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन मिट्टी का तेल में जो है धुंधलापन जो है ज़्यादा होता है, तो वहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है मिट्टी के तेल की। अब बात यह है कि पहली बार हमने बताया था ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। तो अगर मान लो किसी में जो है कोई कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो वो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी बढ़ रही है। तो जैसे 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 रिएक्शन होगी तो वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है बढ़ेगी, और वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम जो है मेजर कर लेंगे। जैसे जैसे कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता रहेगा वैसे वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती रहेगी, और ये हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से उसको मेजर करते रहेंगे। जो ऑप्टिकल डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉम्प्लेक्स। In quantitative measurement, there is existence of definite relationship between the value of physicochemical quantity measured and the concentration of the desired component in the sample being analyzed। कि अगर हम जो है रिएक्शन करके कलर्ड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो जैसे जैसे कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है वैसे वैसे हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती है जैसे जैसे कलर्ड कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इसे कह देंगे दीज डिपेंडेंस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज मैथमेटिकली एज करस्पॉन्डिंग लॉज। इसे जो है करस्पॉन्डिंग लॉज जो है कहते हैं। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदलती है। अच्छा जी, फिजिकल मेथड क्या, तीसरा है फिजिकल मेथड। इसमें जो फिजिकल मेथड में ये केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है कि जैसे हम देखते हैं कि अब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं। शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी की विस्कोसिटी कम होती है। ठीक, शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी की विस्कोसिटी कम होती है। जैसे जैसे पानी में हम शहद मिलाते रहेंगे वैसे वैसे पानी की विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे पानी की विस्कोसिटी यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हमारी बढ़ती चली जाएगी। और तो बात यह है कि हम क्या है कि पानी के में शहद मिलाते रहेंगे, उसकी कंसंट्रेशन शहद की कंसंट्रेशन पानी में बढ़ती चली जाएगी, उसकी विस्कोसिटी घटती चली जाएगी, और यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ कोई फिजिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट से हम विस्कोसिटी मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ जहाँ केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और वहाँ जो है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं, तो वो फिजिकल मेथड कहलाता है। कि विस्कोसिटी हम या सरफेस टेंशन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारी कंसंट्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है वो मेजर की जाती है। स्पेक्ट्रल एनालिसिस भी एक ये ऐसी फिजिकल मेथड में होता है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये है कि फिजिकल मेथड में केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल से की कंसंट्रेशन से या मटेरियल से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। पानी की विस्कोसिटी, पानी का सरफेस टेंशन कम होता है मुकाबले ग्लिसरीन या शहद के, तो हमें जो है यही पता लग जाएगा कि ये दो हमें सैंपल दिए गए हैं, हमने दोनों की जो है विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन निकाली, तो उससे हम अलग अलग ये पता लगा सकते हैं कि ये सरफेस टेंशन कौन से लिक्विड का है या विस्कोसिटी कौन से लिक्विड की है। साथ में क्वांटिटेटिव की बात आती है, तो क्वांटिटेटिव में हम जैसे जैसे हम क्या कहते हैं पानी में शहद मिलाते रहेंगे वैसे वैसे उसकी विस्कोसिटी बदलती रहेगी, वैसे वैसे उसका सरफेस टेंशन
बदलता रहेगा। तो देर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन विद द कंसंट्रेशन विच डू नॉट यूज द केमिकल रिएक्शन। अब क्लासिकल केमिकल मेथड जो हैं, क्लासिकल केमिकल मेथड जो है किस प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में तो वो रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता ही है कि हमने जो डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट किया या फंक्शनल ग्रुप निकाला या हमने कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन किया, वो केमिकल रिएक्शन से करा, वो क्लासिकल रिएक्शन। अब बात आती है क्वांटिटेटिव का। क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो पहला सबसे पहला जो मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो क्लासिकल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि नोन अमाउंट जो है वो सैंपल का लिया जाता है और उस अमाउंट में जो है रीजेंट मिलाया जाता है, रीजेंट मिलाया जाता है पूरी तरीके से जो है उसे क्या नाम है रिएक्ट करा जाता है और फिर इनसोल्यूबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके उसका जो है इनसोल्यूबल जो हमारा सब्सटेंस है उसमें कन्वर्ट करके उसको मास उसका मेजर किया जाता है। तो बात यह है कि जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका मास मेजर किया जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। इसमें इस प्रकार क्या होता है कि पहले होता है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होता है कि वो जो नॉन वॉल्यूम है सैंपल का वो सुटेबल रिएजेंट से उसे रिएक्ट करा जाता है, वो क्वालिटेटिवली प्रेसिपिटेट होता है जो डिजायर्ड कंपोनेंट प्रेजेंट है सैंपल में उसके लिए। और ये जो है प्रेसिपिटेट जो होगा वो नॉन कंसंट्रेशन का होगा, जो फिल्टर किया जाएगा, फिर वॉश किया जाएगा, ड्राई करते हैं, वेट करते हैं। जैसा कि हम बात करें H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 में बेरियम मिलाते हैं, ये नाप करके हम नपा हुआ मेजर किया हुआ नापक हुआ डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं, इसमें अधिक मात्रा में बेरियम सल्फेट मिलाते हैं। अब बेरियम आयन मिलाते हैं, यानी कि बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं। जितना H2SO4 होता है उसके करस्पॉन्ड ही ये बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनता है। चाहे हम कितना बेरियम सल्फेट इसके जो H2SO4 है इससे अधिक मात्रा में बेरियम मिलाते हैं तो मिलेगा प्रेसिपिटेट क्या आएगा इस H2SO4 के करस्पॉन्ड। ठीक है, तो जो नोन हमारा ये है H2SO4 कितने वॉल्यूम है तो उसमें कितने मोल हैं H2SO4 के, तो उसके करस्पॉन्ड ही हमारे मोल जो है बेरियम सल्फेट के बनेंगे। इस बेरियम सल्फेट को फिल्टर कर लिया जाएगा, वॉश किया जाएगा और वेट जो है वॉश किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा और वॉश ड्राइड एंड वेड। तो इसके जो बेरियम सल्फेट को जो तोला, इसमें हम बेरियम सल्फेट को जो मास तोला इसमें इसका मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स की संख्या इसकी निकाल लेंगे। बेरियम सल्फेट जो ग्राम में आया इसमें बेरियम सल्फेट का मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बेरियम सल्फेट की मोल की संख्या मिल जाएगी। ये बेरियम सल्फेट के ये इतने मोल H2SO4 से हमारे निकले, तो यहाँ ये जो मोल निकले H2SO4 के वॉल्यूम हमें पता है, तो कितने मोल उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में हैं, तो यहाँ से ये जो है हमारे H2SO4 की स्ट्रेंथ पता लग जाती है। तो इसको कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन मेथड। फिर ध्यान दीजिए कि जो नपा हुआ H2SO4 लिया उसमें बेरियम
क्लोराइड एक्सिस में मिलाया, ये H2SO4 के करस्पॉन्ड उसके इक्विवेलेंट जो है ये हमारा बेरियम सल्फेट मिलता है। इस बेरियम सल्फेट जो वेट आया, इसमें बेरियम सल्फेट का मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो ये बेरियम सल्फेट की मोल की संख्या निकल जाएगी। जितने मोल बेरियम सल्फेट बना इतने मोल हमारे H2SO4 जो हमारा वॉल्यूम नापा है उसमें प्रेजेंट है। इस वॉल्यूम में पर लीटर कितने मोल हैं हम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं और मोलर इसका मोलर मास डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो वेट पर ग्राम पर लीटर में भी इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ ये प्रेसिपिटेट करके हमने बेरियम सल्फेट को जो है बनाया था, तो उसको मास मेजर किया था, तो ये प्रेसिपिटेशन मेथड कहलाता है। इसके अतिरिक्त मास मेजरमेंट में कौन से आते हैं ग्रेविटेशन मेथड में, इलेक्ट्रोडिपोजिशन एंड वोलेटाइजेशन। इन इलेक्ट्रोडिपोजिशन में क्या है कि जैसे कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये जो कॉपर है ये इसमें जब कॉपर सल्फेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कॉपर जो है ये कैथोड पर जमा हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है नपा हुआ वॉल्यूम उसका पता है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नपे हुए में इलेक्ट्रोड डाल करके इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होगा, कॉपर जो है कॉपर प्लस आयन कैथोड पर जमा हो जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिक करंट पूरा पास हो जाएगा एक तरीके से सारा कॉपर उस पर जमा हो जाएगा तो उसका वेट जो है मेजर कर लेंगे इलेक्ट्रोड का। और जो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से पहले और इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद जो इलेक्ट्रोड का वेट का डिफरेंस है वो हमारी कॉपर की मात्रा को बता देगा। तो मास मेजर कर रहे हैं तो ये ग्रेविमेट्रिक है, और इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोडिपोजिशन मेथड है। तो कॉपर सल्फेट का जो नॉन वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम हमें पता है उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कॉपर जो है कैथोड पर जमा हो जाता है। कैथोड का वेट इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पहले और पास करने के बाद, इन बाद माइनस पहले का जो डिफरेंस है वो जो कॉपर जमा है उसका वेट को बताएगा। जितना कॉपर जमा है वो उस वॉल्यूम में कितना उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो कॉपर खुला हुआ था उसको इंडिकेट करेगा था। वहाँ से ये स्ट्रेंथ पता लग जाएगी ग्राम पर लीटर में। वॉलेटाइजेशन ग्रेविमेट्रिक मेथड क्या है, वॉलेटाइजेशन में कि जो सैंपल है उसको डिकम्पोज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है उसको डिकम्पोज किया जाता है कि स्टोइकियोमेट्री में कि वन ऑफ द प्रोडक्ट इज वॉलेटाइल। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो उस कंडीशन में ये जो एक प्रोडक्ट बनी है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका वेट मेजर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना। कैल्शियम ऑक्साइड का जो वेट है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास से उसे डिवाइड कर देंगे तो मोल्स की संख्या निकल आएगी। जितने मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के बनते हैं उतने मोल्स ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के रूप में निकल जाते हैं। तो यहाँ से हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली ये पता लग जाएगा। और ये भी पता लग जाएगा कि कितने कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा जो है ये प्रेजेंट था, कि जितने मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं उतने मोल्स ही कैल्शियम कार्बोनेट से ये मिलते हैं। हाँ जी, अब बात आती है कि एडवांटेजेस क्या हैं ग्रेविमेट्रिक के।
पहली बात तो ये एक्यूरेट है और प्रिसाइज है। अगर हम मॉडर्न एनालिटिकल बैलेंस यूज करते हैं, बहुत एक्यूरेटली तोलते हैं। दूसरी बात है कि जो एरर्स हैं पॉसिबल हैं उन्हें रीडिली चेकड कर लिया जाता है। अगर मान लो हमने जो बेरियम क्लोराइड मिलाया था, फिल्ट्रेट कर दिया, फिल्ट्रेट करने के बाद उसमें और बेरियम क्लोराइड मिला करके हम ये देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हुआ या नहीं। और तीसरा बात है कि जो प्रेसिपिटेट आया उसको एनालाइज करके क्वालिटेटिवली ये पता लगा सकते हैं कि इसमें इम्प्योरिटीज तो नहीं प्रेजेंट है। और दूसरी बात है ये बड़ा एब्सोल्यूट मेथड है और जो है ये इनएक्सपेंसिव है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर ये बात ध्यान रखनी कि ये ज़्यादा मात्रा के लिए ही एप्लीकेबल है, बहुत कम मात्रा के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स ऑल।